नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं मुकेश कुमार। आज ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो खासकर इंडिया से, नेपाल से या किसी भी एशियन कंट्री से पोलैंड आना चाहते हैं। तो पोलैंड की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं वर्क वीज़ा जब आप अप्लाई करवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आज चेकलिस्ट के अनुसार सारी डिटेल्स में मैं जानकारी दूंगा। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप लोग का जो भी सवाल है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपके पास पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट के बारे में मैं बता दूं कि पासपोर्ट आपका मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और 6 मंथ वैलिड होगा तभी आपको एम्बेसी वीजा देगी। जब आप सबमिट करने जाते हैं तो मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वही बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप सबमिट कराने जाते हैं तो 6 मंथ से कम का डेट नहीं होना चाहिए उस पर, ठीक है। अगर कम का है तो आप रिन्यू कराए, नए पासपोर्ट लें और दोबारा फिर से आप सबमिट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जिसके पासपोर्ट पे ऑलरेडी किसी कंट्री का वीजा लगा है तो इससे एम्बेसी को ट्रस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि भाई ऑलरेडी ये फॉरेन गया हुआ है किसी अनदर कंट्री, भले आप यूरोपियन की किसी भी कंट्री में हो या गल्फ में गए हो, दुबई, ओमान, इमिरात, एनी प्लेस, एनी कंट्री, आप कहीं भी गए हो, तो अगर आपका वीजा ऑलरेडी से लगा हुआ है, आपके स्टैंप लगा हुआ है वीजा पासपोर्ट के ऊपर, तो इससे एम्बेसी को ट्रस्ट बिल्ड होता है कि आप फॉरेन जो रूल्स होते हैं वहाँ दूसरे देशों में क्या रूल्स होते हैं रहने के, सरवाइव करने के, तो वो आपको एक्चुअल में पता है। इस वजह से वीजा उनका चांसेस ज़्यादा रहता है लगने का। और जिनके नए पासपोर्ट होते हैं थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो एकदम सही हैं और प्रॉपर गाइडलाइंस के अनुसार है, एम्बेसी के अनुसार है, तो आपको वीजा लगने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा नए पासपोर्ट पे एम्बेसी सोचती जरूर है कंपेयर टू जिसके ऊपर वीजा पहले से लगा हुआ है। सेकंड जो इसका फॉर्म होता है वो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो आपको जब आप वीएफएस में या फिर एम्बेसी में जब अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है तो वहाँ पे काउंटर पे एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, और उसे आप कंप्यूटराइज फिल करके देना है, मैनुअली नहीं फिल करना है। ये बात भी आप लोग बहुत ध्यान रखना। ये नहीं कि आपने प्रिंट आउट निकाला और उसे पेन से अपना नाम, अपनी सारी डिटेल्स भर दिया, ऐसा कभी मत करना आप लोग, क्योंकि आप जब सबमिट करने जाओगे उसमें वो जो फॉर्म है वो सब आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एम्बेसी के हो या वीएफएस के हो। तो प्लीज़ आप लोग ये बात का ध्यान रखें कि आप लोग हमेशा कंप्यूटराइज भर के जाए, यानी कि कंप्यूटर में ही उस फॉर्मेट में अपना नाम, डिटेल्स, सारा चीज़ भरते हैं, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो आपको ले जाने होते हैं। लेकिन वीएफएस में आप जब भी कोई भी पासपोर्ट साइज फोटो ले जाए, वो ज़्यादातर 99% चांसेस ये है कि वो फोटो रिजेक्ट कर देंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो बोलेंगे आपको कि आप हमारे काउंटर पे, यहाँ पे फोटो सेक्शन है, आप वहाँ से जाके खिंचाइए और वो वाला हम सेलेक्ट करेंगे। 150 इंडियन रुपीज़ वो चार्ज करते हैं 4 या 6 फोटो का, और वो आपको उसी समय इमीडिएट खींच के और वो दे देते हैं विदाउट एनी एडिटिंग। आपको चेकलिस्ट भी डाउनलोड करके लेके जाना है अपने साथ में। जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए जाते हैं, चेकलिस्ट आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा। जो चेकलिस्ट है पोलैंड का वो आप डाउनलोड कर ले वर्क वीजा का, और वो भी आप साथ में ले जाए। फ्लाइट रिजर्वेशन, फ्लाइट रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको फ्लाइट की टिकट बुक कर देनी है, ठीक है, जाने वाली जो भी 35,000, 40,000 या 50,000 की आती है वो नहीं बुक करना होता है। सिर्फ आप फ्लाइट की किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे जाएं, उनसे आप बोलें कि ओनली रिजर्वेशन, सिर्फ मुझे वीजा लगाने के लिए एम्बेसी में रिजर्वेशन की कॉपी उनको जमा करना है, तो प्लीज आप मेरे नाम से एक रिजर्वेशन, और उतने में वो आपको करके फॉर्म वो भर के दे देता है। आपके नाम से एक फेक टिकट कह सकते हैं, वो आपको भर के दे देता है। उसमें ये होता है कि आप कैसे जाएंगे, किस रूट से जा रहे हैं, ठीक है, वो डिटेल्स होती है उसमें। इस वजह से वो एम्बेसी मांगती है कि आपको पता है कैसे जाना है इंडिया से पोलैंड, तो इस वजह से वो एक प्रूफ के तौर पर मांगती है कि आप इस तरह से ट्रैवल करेंगे इंडिया से पोलैंड के लिए। 5वें नंबर का जो पॉइंट आ जाता है
ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। तो भाई ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस ना होने की वजह से वीजा उनका रिजेक्ट हो जाता है, या फिर रिफ्यूजल जो भी कह सकते हैं वो आ जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है चांस कि अगर आपका इंश्योरेंस सिर्फ गलत है और बाकी सारी चीजें ठीक है, तो एम्बेसी आपको एक बार फिर से री अपील करने का ऑप्शन देती है, जिसमें वो 14 दिन का समय देती है। जो 14 दिन के अंदर यानी 14 डेज के अंदर आपको दोबारा से इंश्योरेंस लेके वो आपको एक फॉर्म फिल करके और एक लेटर लिख के आपको दोबारा सबमिट करना पड़ता है वीएफएस में या फिर एम्बेसी में, और फीस दोबारा पे करनी पड़ती है। ये बात आप लोग ध्यान रखें। अगर आपको वो अपील करने का ऑप्शन देते हैं तो अब फीस जो है एम्बेसी की वो दोबारा लगेगी। इंश्योरेंस कौन कौन सी कंपनी का लेना चाहिए और वर्क वीजा के लिए कौन सी कंपनी का वैलिड है एम्बेसी की तरफ से और कौन सा नहीं है, वो आप गूगल पे सर्च करके या एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके या फिर एम्बेसी को ईमेल करके भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का मुझे लेना चाहिए। तो आपको एक लिस्ट मिल जाता है जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि टूरिस्ट के लिए कौन सी कंपनी का हमें इंश्योरेंस लेना होता है, और स्टडी वीजा पे आते हैं उसके लिए कौन से कंपनी का इंश्योरेंस लेना होता है, वर्क वीजा पे आते हैं तो उस पर कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस वैलिड है एम्बेसी में, वो सारा चीज भी आप लोग जरूर चेक करें, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग सबमिट करें। ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती की वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए। 6 नंबर पे जो पॉइंट आता है वो आता है कवर लेटर का। कवर लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसमें मेंशन करते हैं कि आप इंडिया से पोलैंड किस रीजन से जा रहे हैं। उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है बहुत सारी डिटेल्स, जिसमें आप डीपली उसे समझा पाते हैं कि मैं किस लिए जा रहा हूं और ये कैसे मैं वापस आऊंगा। वो सारा चीज आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि कवर लेटर की वजह से वीजा बहुत ज्यादा रिजेक्ट होते हैं। इसीलिए 8, 9 और 10 नंबर का रिजेक्शन आता है ज्यादातर लोगों में। 90% जो रिजेक्शन आते हैं इसी नंबर से आते हैं, 9, 10 नंबर से। तो प्लीज आप लोग कवर लेटर जो है वो बिल्कुल सही बनाए, एग्जैक्ट बनाए। और मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा सिर्फ ओनली कवर लेटर के ऊपर, कि कवर लेटर कैसा होना चाहिए जिसकी वजह से वीजा रिजेक्ट नहीं होगा आपका किसी भी तरह से। मैं आपको सभी के लिए मैं कवर लेटर के बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं सारी चीजें डिटेल से मैं समझाऊंगा आप लोगों को, और वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। वीजा लगाने के लिए वर्क परमिट तो कंपलसरी होता है, ये आप सभी को पता है। तो वर्क परमिट भी वैलिड होना चाहिए जब आप सबमिट कराने जाते हैं। मान लेते हैं कि आपने वर्क परमिट अप्लाई किया था जिसकी वैलिडिटी ओनली 1 ईयर या 9 मंथ था, और आप जब एम्बेसी का अपॉइंटमेंट मिला तो ऑलरेडी आपने 7 या 8 मंथ ऑलरेडी लगा चुके हो और सिर्फ आपका 1 मंथ का वैलिड बचा है, तो ज्यादातर कोशिश करें कि वो सबमिट ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मिनिमम मैं मानता हूं कि 3 मंथ आप रखें। 3 मंथ अगर वैलिड है तभी आप सबमिट कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा, और तब एम्बेसी आपको 3 मंथ्स का ही ओनली वीजा देगी, क्योंकि जितने मंथ का वर्क परमिट वैलिड होगा उतने मंथ का ही ओनली एम्बेसी वीजा देती है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। अगर 3 साल का है और 1 साल आपने लगा दिया सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में, एम्बेसी अपॉइंटमेंट लेने में और उसको सबमिट कराने में फाइल रेडी करके, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 1 साल चला भी है तो 2 साल आपके पास बचे हुए हैं। तो उसके बाद का जो अगर सबमिट होने के बाद एम्बेसी आपको वीजा जितने दिन का वैलिड रहेगा उस बेस पे वो डिसाइड करके आपको उतने दिनों का या उतने मंथ का वो देती है। आपने जिस भी कंपनी में वर्क परमिट अप्लाई किया है उस कंपनी से आप लोग वर्क परमिट, ऑफर लेटर, जॉब गारंटी लेटर, अकोमोडेशन, ये सारे 5-6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनसे लें, और उनके जो लेटर हेड होते हैं कंपनी के, उन पे सारा चीज लिखा होता है, टर्म एंड कंडीशन, आपके जॉब के बारे में, आपके अकोमोडेशन के बारे में, भले वो कंपनी पे कर रही है नहीं, उस हिसाब से उसमें सारा चीज मेंशन रहता है, जिससे एम्बेसी को भी क्लियर हो जाता है कि आप वहां जाके कैसे रहेंगे, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। वो सारी डिटेल्स आपके पास रहती है। जॉब गारंटी लेटर कि मैं भाई कंपनी ने आपको वर्क परमिट दिया है तो उसके लिए वो एक लेटर भी लिख के देगा कि इनकी जॉब गारंटी है कि मैं इनको दूंगा अगर वीजा लग के आ जाता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी की तरफ से आपके पास आते हैं उन सभी लेटर हेड पे कंपनी का स्टैम्प और सिग्नेचर होता है ओनर का। ये लोग आप लोग जरूर ध्यान रखना इन चीजों का। अनदर जो पॉइंट आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप लोग ये जरूर ध्यान रखना
भले ऑप्शनल हो तब भी आप वो पेपर सबमिट करें। जैसे कि मान लेते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट आप जरूर दें, अगर ऑप्शनल भी है या नहीं है तो देना ही है, लेकिन अगर ऑप्शनल भी है तो भी आपको ये जरूर देना है। क्योंकि कभी भी अगर आप ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं जो भी उन्होंने चेकलिस्ट में मेंशन किया है, तो इससे वीजा लगने के चांसेस आपके ज्यादा बन जाते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं, आपने कहीं भी काम किया है उसका एक्सपीरियंस, कंपनी की तरफ से एक्सपीरियंस लेटर हेड पे लिख के सिग्नेचर और मोहर रहेगा, उसमें आपके काम करने का डिटेल्स रहेगा, कब से कब तक किया था, वो सारा चीज रहेगा। तो ये भी आप लोग सबमिट जरूर कराएं, जिससे आपका वीजा लगने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट आ जाता है पीसीसी, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो ये आप लोग भले ऑप्शनल है लेकिन फिर भी आप जरूर दें, क्योंकि इससे आपके कैरेक्टर के बारे में पता लगता है कि पीसीसी कराने से आपके जो भी डिटेल्स है बैकग्राउंड में कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, यह एम्बेसी को क्लियर पता लग जाता है आपकी पीसीसी से। तो वो आप जरूर दें। और उसकी वैलिडिटी नॉर्मली 6 महीने की होती है, 6 मंथ की। जब आप अप्लाई करते हैं 6 महीने की वैलिडिटी की देती है हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट। और आपको लोकल जो भी सिटी है वहां से आप इजिली अप्लाई करके पीसीसी बनवा सकते हैं। और कम से कम वो पीसीसी 2 महीने वैलिड होना चाहिए जब आप सबमिट कराते हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। बाकी मैंने एकोमेंडेशन के बारे में बताया ही है कि आपके पास एकोमेंडेशन का भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। या तो कंपनी अगर एकोमेंडेशन दे रही है तो वो लेटर आपको देगी वो बना के कि एकोमेंडेशन आपका कहाँ होगा, किस एड्रेस पे होगा, कंपनी से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, ये सारा चीज उसके अंदर मेंशन होता है। तो वो चीज भी आप जरूर लें, क्योंकि एम्बेसी जो है आपसे एकोमेंडेशन का प्रूफ मांगती है, तो आपके पास एकोमेंडेशन का प्रूफ भी होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोग अच्छे से रिसर्च करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू चेक लिस्ट आप सारा प्रिपेयर करके रखें, अपनी फाइल बनाएं, ठीक है। उसके बाद ही आप सबमिट करने जाए। अगर किसी भी तरह का सवाल हो आप मुझे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके या फेसबुक पे फॉलो करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और आपका भाई मुकेश आपको हमेशा रिप्लाई देने के लिए तैयार रहता है, किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा सही कोशिश करता है। तो मिलते हैं आपसे नए अनदर इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।